जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। वाक्य रचना कैसे करें। गाइस, ये जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो ये हमारे लिए स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों के परिप्रेक्ष्य में बहुत मायने रखता है। गाइस, किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको हम फ्रेमअप कैसे करते हैं। सबसे पहले ये सीखा जाए। जब भी आप इंग्लिश बोलने जाते हैं या फिर इंग्लिश लिखने जाते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ रहती है कि वाक्य को कैसे फ्रेम किया जाए। तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही कूल तरीके से। लेकिन मेरी एक शर्त होगी, आप जब भी किसी चैप्टर को चालू करते हैं यूट्यूब पे तो नो डाउट कि दैट यूट्यूब एंड ऑल दी सोशल मीडिया आर द ग्रेट रिपोजिटरी ऑफ कलेक्टिंग ग्रेट इंफॉर्मेशन। द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स डोंट गो टिल द एंड। तो पहले मेरी शर्त सबसे यही है कि जब भी आप किसी लेसन को देखें तो उसको पूरा देखें। यू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉच इट टिल द एंड, तभी आप किसी लेसन को समझ सकते हैं। इनिशियली आप अपने माइंडसेट को तैयार ना कीजिए कि इसमें क्या होगा और क्या हम समझेंगे नहीं समझेंगे। आप शुरू से लास्ट तक उसको पूरा देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लेसन आपके लिए कितना मायने रखता है। तो गाइज, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस को चुटकियों में आप बड़ी आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। हमारे पास पहली स्लाइड है जिसमें मैंने टॉपिक का नाम लिखा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। ये गाइज हमारा बहुत फेमस रूल है। जब भी आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश का लेसन पढ़ते हैं, तो सबसे फर्स्ट लेसन हमारा यही रहता है कि हमें ये फॉर्मूला मिलता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, प्लेस और टाइम। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं एक एक करके एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू हैव नॉलेज ऑफ दिस रूल। तो गाइज, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो होता है सब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट कर्ता होता है जो काम करने के लिए बोला जाता है, और हम इसको पता करते हैं हु और व्हाट से। तो काम किसने किया, हु, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और जरूरी नहीं है कि जो काम करने वाला हो वो आपका कोई आदमी हो, कोई लिविंग बीइंग हो, वो कोई आपका नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए वट यूज भी किया है। वट चीज़ों के लिए बोला जाता है, हु आदमियों के लिए बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हर बिहेवियर हैज़ कॉज्ड ट्रबल टू अस। उसके व्यवहार ने हमें परेशानी खड़ी करी। सेकंड है, दिस प्लेस हैज़ मैनी अट्रैक्शंस टू ऑफर। इस जगह पे काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी आकर्षक चीज़ें हैं दिखाने के लिए। थर्ड, एलेक्स एंड सूजन आर गोइंग टू बी इंगेज्ड वेरी सून। एलेक्स एंड सूजन की इंगेजमेंट होने जा रही है बहुत जल्दी। फोर, एक सेइंग है, एवरी डॉग हैज़ इट्स ओन डे। हर बंदे का दिन आता है, हम बोलते हैं अक्सर ये। एंड फाइव, एरोगेंस विल ब्रिंग यू इमेंस डैमेज। घमंड जो है वो आपको बहुत तगड़ा नुकसान ला कर देगा। तो ये हमारे 5 सेंटेंसेस हैं। हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल पे हमारा सब्जेक्ट है हर बिहेवियर, सेकंड पे दिस प्लेस, थर्ड में एलेक्स एंड सूजन, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। 4 में एवरी डॉग एंड 5 में मैंने अंडरलाइन नहीं किया है आपके छांटने के लिए। और ऑफकोर्स यू नो कि दैट सहायक क्रिया के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो हमारा एरोगेंस सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर। गाइज, फॉर यू, आप वीडियो को पॉज करके आप ये भी कोशिश कीजिए पहचानने की कि इन सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो नाउन और प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो गाइज, इसमें हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है हर बिहेवियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपका लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है? ऑफ कोर्स ये आपका नॉन लिविंग बीइंग है। उसका व्यवहार कोई जीता जागता इंसान तो नहीं है। इसी तरह से दिस प्लेस हम जानते हैं कि वो हमारा एक नॉन लिविंग बीइंग है। और एवरी डॉग एनिमल है, लिविंग बीइंग है, लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश में उसको नॉन लिविंग बीइंग माना जाता है विद सम एक्सेप्शन। तो गाइज,
इससे हमें क्या क्या रूल्स डिराइव होते हैं, सोचिए कि हमने क्या क्या रूल्स इससे निकाले। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा रूल नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि इवन अ नॉन लिविंग थिंग और एन एनिमल और अ फीलिंग कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। तो गाइज ये आप देख सकते हैं कि एक निर्जीव चीज या पशु या कोई भावना कुछ भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका केवल एक लिविंग बीइंग, एक इंसान सब्जेक्ट का काम करे। कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। एंड हमारे सामने है रूल नंबर सेकंड, दैट इज देयर कैन बी मोर देन वन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब एक से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो काम करने वाले आपके 2, 3, 4, 10 जितना आप को काम करने वाले की ज़रूरत है उतना हम लगा सकते हैं। तो वो सब हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो गाइस हमारे ये 2 रूल्स ड्राइव होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं हमारे वाक्य के सेकंड इंपोर्टेंट पार्ट पर, विच इज हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हैं गाइस, मैंने एक ही एक्शन लिया है और एक ही सब्जेक्ट लिया है, और उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो एक हमारा एक्शन होता है फ्राउन ऑन, किसी को आंखें तरेरना, तयोरियां चढ़ाना। तो शी इज फ्राउनिंग ऑन मी, वो मुझे आंखें दिखा रही है, मेरी तरफ वो आंखें तरेर रही है। जैसे ही हमने यहाँ ये आप जानते होंगे टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम इज एम आर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और जैसे ही हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला, इसका क्या बन गया, वॉज बन गया। नाउ शी वॉज फ्राउनिंग ऑन मी, वो मुझे आंखें दिखा रही थी। इसी तरह से जब हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदला तो हमारा इज एम आर वॉज वर्ब की जगह क्या लग जाता है, विल बी, शी विल बी फ्राउनिंग ऑन मी। और ये हमारा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सी फ्राउन्स ऑन मी, वो मुझे आंखें दिखाती है ना। और इसके बाद ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शी फ्राउंड ऑन मी। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इनका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट, डज नॉट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका विल आता है, और हम देख सकते हैं कि शी विल फ्राउन ऑन मी, है ना। तो अब जब हम इनकी हिंदी निकालते हैं सबकी, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये वाक्य में आपके सबके मतलब को चेंज कर रहे हैं। हर वाक्य का मतलब चेंज हो रहा है। आपने इज एम आर आई एन जी फॉर्म लगाया तो रहा रही है, आ रहा है कि वो आंखें दिखा रही हैं। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे वाक्य को नया नया मतलब देने के लिए हम यूज करते हैं। हम जैसे ही टेंस बदलता है हेल्पिंग वर्ब्स बदलती है और वाक्य का मतलब बदलता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सकता है सकतियां बोलना है तो हम कैन में का इस्तेमाल करते हैं। सकता था सकती थी बोलना है तो हम कुड और माइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैन में का पास्ट होता है। इसी तरह से जब हम चाहिए का इस्तेमाल करना होता है तो हम शुड या ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दिस वे अगर मैं बोलता हूं कि वो मुझे आंखें दिखा सकती है तो मैं बोलूंगा शी कैन फ्राउन ऑन मी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि उसे मुझे आंखें दिखानी चाहिए तो मुझे बोलना चाहिए कि शी शुड फ्राउन ऑन मी। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का काम होता है वाक्य को एक न्यू मीनिंग प्रोवाइड करना, नया मतलब प्रदान करना। तो आप हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ गए होंगे। ये हमें टेंस बताता है, वाक्य के मतलब को चेंज करता है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इससे हमारा एक रूल 3 भी निकल कर आता है कि द वेरी जॉब ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज टू कन्वे द मीनिंग टू द सेंटेंस। और इसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए, यू हैव बीन एंड विल बी अ ग्रेट एसेट टू अवर कंपनी। आप हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़े एसेट, एसेट कोई भी कीमती चीज, आप बहुत कीमती रहे हो और रहोगे। यहां पर गाइज आपकी हेल्पिंग वर्ब को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। क्या आप मेन वर्ब पहचान सकते हैं? ऑफ कोर्स पहचानना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आता है। तो हैव के बाद जो बीन आ रहा है आपका थर्ड फॉर्म, वो हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। और विल के बाद जो बी आ रहा है, होना, बनना, रहना, वो हमारा
मेन वर्ब है, तो इसका मतलब 2 मेन वर्ब भी आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये रूल भी पढ़ोगे। तो गाइज नाउ वी मूव ऑन। अवर थर्ड पार्ट इज मेन वर्ब। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेन वर्ब? जैसा कि आप जानते हैं कि मेन वर्ब हमारे एक्शन को कन्वे करता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। हम मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और जो वर्ब होती है पूरी इंग्लिश में उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि उसकी फॉर्म्स चलती है। देखिए गाइज, एडजेक्टिव की कोई फॉर्म्स नहीं होती है, आपका नाउन की भी कोई फॉर्म्स नहीं होती है। आप पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे केवल वर्ब्स होती हैं जिनकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, और वही आपकी जेरेंड बन जाती हैं, पार्टिसिपल बन जाती हैं आपकी। उसी में ही हम आईएनजी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं। गाइज आईएनजी जो फॉर्म्स हैं वो नाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव को भी काम कर सकती है, लेकिन वो नेसेसरली पहले वर्ब होगी, उसके बाद फिर वो नाउन या एडजेक्टिव का काम करेगी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। शी हिड बिहाइंड द कर्टेन, वो पर्दे के पीछे छुप गई। ही वुड अपॉलोजाइज टू यू, वो तुमसे माफी मांगेगा। वाई आर यू थ्रोइंग टेंट्रम्स, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो। वट हैज रैक्स मेंशन टू हर, रैक्स ने उससे क्या कहा है। सी मस्ट एक्नॉलेज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हमारे सहयोग को, योगदान को स्वीकार करेगी या उसको करना चाहिए। माई टीचर प्रेज्ड मी एज वेल एज पैटेड ऑन माई बैक, मेरी टीचर ने प्रशंसा करी, साथ साथ में मेरी पीठ थपथपाई। यहाँ पर गाइज जितने भी मेन वर्ब्स हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, और आपका वो फॉर्मूला भी काम कर रहा है कि वर्ब में ही एनजी फॉर्म लगती है और वर्ब की फॉर्म्स होती है। हम देख सकते हैं हाइड की सेकंड फॉर्म हिड है यहाँ पे, और सब वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद जो आपका वर्ड लगा हुआ है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। हमारा इससे रूल नंबर 4 निकल कर आता है कि एक से ज़्यादा भी क्रियाएं हो सकती हैं। 6 में आप देख सकते हैं गाइस, जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें 2 हमारी हेल्पिंग मेन वर्ब्स हैं, प्रेज्ड और पैटेड, और दोनों में हमारा ईडी लगा हुआ है। सो गाइस ये हमारी मेन वर्ब हुई। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर आता है हमारा फोर्थ इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो गाइज आपको सब्जेक्ट में याद होगा हमने पढ़ा था हु, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, और अगर हम किसी इंसान के लिए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन पूछा जाता है हुम से। इसका मतलब हु और हुम हमारा आदमियों के लिए पूछा जाता है, वट हमारा चीजों के लिए पूछा जाता है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट पूछना हो तो आपको वाक्य में ये बोलना चाहिए क्या, किसको, किससे, तो उससे आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, द डॉग पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड। जो डॉग था वो बच्चे पर झपटा। अब झपटने का काम किसने किया? डॉग ने, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। और वो किसके ऊपर झपटा? चाइल्ड के ऊपर। हमें आंसर मिल गया हुम, द डॉग पाउंस्ड ऑन हुम, ऑन द चाइल्ड। तो इस आधार पर हम वट और हुम से पूछ सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंड है, डोंट क्रिटिसाइज योर फ्रेंड्स अननेसेसरली। आप अपने दोस्तों की बेकार में आलोचना मत करो। यहां पर हम गाइस देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है हर एग्जाम्पल में, साथ साथ मैंने कुछ अलग वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर रखा है ऑब्जेक्ट के अलावा। आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो नाउन प्रोनाउन आते हैं और वो किसी एक्शन को अंजाम दे देते हैं, वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे नाउन प्रोनाउन आते हैं जिनके ऊपर काम होता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आपका सेकंड में जो हम एग्जांपल देख रहे हैं कि अपने दोस्तों की आलोचना मत करो, योर फ्रेंड्स आपका नाउन है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि उनकी आलोचना की जा रही है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जो डोंट से स्टार्ट होते हैं। और ये अननेसेसरली भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है गाइस कि इसमें आपका एलवाई लगा हुआ है और आपको पहचानना है कि ये हमारा किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। हालांकि आगे मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, आई पे रिस्पेक्ट टू गांधी जी इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है वेरी मच। अगेन गांधी जी हमारे सब्जेक्ट हो गए, कर्ता आई हो गया, और मैं गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ मैं उन्हें। इमेंसली किसका काम कर रहा है ये आपको बताना है।
4, वो जो टीचर है वो तुम्हें क्या पढ़ाता है। गाइज हम देख सकते हैं कि वो तुम्हें क्या पढ़ाता है, तो टीचर करता हो गया और तुम्हें पढ़ाता है, तो यू भी एक ऑब्जेक्ट है आपका, और वट क्या पढ़ाता है, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइज इससे एक और रूल डिराइव होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक से ज़्यादा आ सकता है, और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एनिमेट इनएनिमेट लिविंग नॉन लिविंग। गाइज कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है, इस कदम ने उसके दिल को घृणा और विष से भर दिया। तो हमारे देखिए गाइज कितने ऑब्जेक्ट हैं, क्या आप सबको पहचान सकते हैं। फिफ्थ में हमारा किसको भर दिया, दिल को भर दिया। किस चीज से भर दिया, हैट्रेड और वैनम से भर दिया। तो ये सब हमारे जो नाउन आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर काम किया जा रहा है, और हमारा इस वाक्य का कर्ता क्या है, दिस स्टेप। तो गाइज अभी तक मुझे लगता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंडा आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन। इससे हमारे ये रूल्स ड्राइव होते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया ऑलरेडी। रूल नंबर 6, कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग सब्जेक्ट की तरह हो सकता है। वेरी गुड, ये भी हमें क्लियर है। और हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। गाइज एक्सेप्शंस इंग्लिश में है, देयर इज नॉट अ सिंगल रूल which has no exceptions. Every rule has exceptions. Even adjectives can act as a subject. विशेषण भी कर्ता का काम कर सकते हैं, लेकिन गाइस वो एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है। कभी उस पर हम चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पर। तो गाइस ये हमारे फिर सबसे लास्ट में जो पार्ट रह जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है वो है एडवर्ब। एक बहुत कॉमन सा रूल है एडवर्ब के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कोई भी एडजेक्टिव है उसमें आप एलवाई लगाएंगे तो आपका एडवर्ब तैयार हो जाएगा। आप कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स को मेमोराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में अभी। जैसे कॉन्फिडेंट में हमने एलवाई लगाया तो बन गया कॉन्फिडेंटली। एंग्री में हमने एलवाई लगाया तो बन गया हमारा एंग्रीली। आपका करेजस में हमने एलवाई लगाया तो बन गया करेजसली। सो ऑन। इन दिस वे यू कैन थिंक ऑफ इवन हंड्रेड्स ऑफ द एडवर्ब सिटिंग हियर। जैसे कि आप जानते हैं गाइज हमारे वाक्य में जो प्लेस होता है वो हमारा जगह के लिए होता है। एडवर्ब हमारा क्वेश्चन पूछता है हाउ, कार्य कैसे किया गया। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे आगे के बेसिक ग्रामर के चैप्टर में, तब हम जानेंगे कि आपका ये जो एडवर्ब होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अभी फिलहाल हमें केवल आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझाना है, इसलिए मैं उसी पर फोकस्ड हूँ। और हमारा सेकंड प्लेस पूछता है वेयर, कि कार्य कहाँ हुआ। और थर्ड है हमारा टाइम, कार्य कब हुआ। तो ये जो हमारे वाक्य में सबसे लास्ट में 3 पार्ट आते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, तो ये जो तीनों हैं ये आपके 3 क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। कार्य कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। गाइज फॉर योर ईज आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग हियर, कि ये जो आपका वेयर और व्हेन है, आप स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश में इनको शुरू में भी लगा सकते हैं और आप इनको लास्ट में भी लगा सकते हैं, और आप इनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ बिग कंसर्न अबाउट इट। हाँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मैं आपके सामने 2 टीजर्स रख रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। अगर प्लेस और टाइम एक से ज़्यादा आ जाएं तो हम उनको कैसे सेट करते हैं ये आपको बताना है। दूसरा, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मेरा सेकंड टीजर उनसे है कि अगर आपका प्रपोजिशन के सहित अगर कोई प्लेस वाक्य की स्टार्टिंग में आ जाए तब हम इनको कैसे लगाते हैं। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। तो आपके लिए टीचर्स हैं, आप अपने आप खोजिएगा। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स अहेड। ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस इन द स्ट्रीट। वो बेहोश पाई गई सड़क पे। अब जिसको मैंने अंडरलाइन करा है वो है इन द स्ट्रीट, वो किसका जवाब दे रहा है, वेयर का। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल में, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो अंग्रेजी बोलती है कैसे, धारा प्रवाह तरीके से। इसका जवाब दिया आपने फ्लुएंटली से।
एलेक्स स्टॉर्म्ड इनटू द ऑफिस फ्यूरियसली। स्टॉर्म्ड इनटू बहुत तेजी के साथ, गुस्से के साथ कहीं पर जाना, और फ्यूरियसली का मतलब क्रोध से। एलेक्स ऑफिस में घुसा बहुत ही क्रोधित तरीके से, बहुत ही गुस्से से। अब यहाँ पर हमारा कहाँ घुसा, इनटू द ऑफिस, ये हमारा वेयर का काम कर रहा है, और कैसे घुसा, फ्यूरियसली, बहुत गुस्से में था वो, ये हमारा एडवर्ब है। फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था उसके कमरे में। कहाँ ढूंढ रहे थे, उसके कमरे में। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुजैन कॉल्ड मी अप लास्ट नाइट। सुजैन ने मुझे फ़ोन किया, कब किया, कल रात। तो हमारा जो लास्ट नाइट है वो हमारा बोल रहा है, वैन का जवाब दे रहा है। सेकेंड, द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो, मीटिंग कल होगी। इसमें जो हमारा टुमारो है वो आपका वैन का काम कर रहा है गाइज। और आप इस तरह से हर वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब छांटने की आदत डालिए, तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और आप उसको यूज़ करते रहेंगे। तो गाइज, ये अब मैंने आपके सामने लास्ट में 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे हमारे ये जो हमने अब तक पढ़ा है उसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर मैंने उसी फॉर्मूले के आधार पर 2 वाक्य लिखे हुए हैं। हमारा इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कैटी। कैटी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड एंक्शसली इन हर बेडरूम यस्टरडे। कैटी बहुत आतुरता से, बहुत चिंता से कल अपने बेडरूम में अपने पति का इंतजार कर रही थी। हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, मेन वर्ब है वेटिंग, और किसका इंतजार कर रही थी, हुम, फॉर हर हस्बैंड, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इंतजार करने का तरीका कैसे था गाइज, एडवर्ब जो होता है वो हमारा वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो हमारा जो एंक्शसली है वो किस लिए आ रहा है, हमारा वेटिंग के लिए आ रहा है। और कहाँ इंतजार कर रही थी, इनर बेडरूम, और ये कब की घटना है, हमारा यस्टरडे। तो हमारा ये पूरा ही फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से आप इसमें छांट सकते हैं। द PM hoisted द फ्लैग वेरी enthusiastically एट द रेड फोर्ट ऑन द occasion ऑफ इंडिपेंडेंस डे। PM ने ध्वजारोहण किया बहुत जोशीले तरीके से रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे के अवसर के दौरान। तो गाइज, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्या बता सकते हैं आप मुझे? ऑफ कोर्स, हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और गाइज सीरियसली, जब हम रोज इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट ना हो, किसी में आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो। इंग्लिश में बहुत सारे प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि ये चीज़ उसमें नहीं पाई जाती है। तो जो आपका एक फॉर्मूला है वो आपके शब्दों को रखने का एक तरीका है, लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके जो रूल्स जिस तरह से हैं उसी तरह से उसमें सारे वर्ड्स आपके आएंगे। तो कभी कुछ मिसिंग हो सकता है, कभी वाक्य में हाउ पूछा जाता है, कभी वेयर बोलते हैं हम, कभी वैन बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं जगह मिसिंग हो, कहीं एडवर्ब मिसिंग हो। तो जैसा हमें ज़रूरत पड़ती है हम वैसा बोलते हैं। तो गाइज, ये आपका एक चैप्टर था और जिसमें हमने जाना कि वाक्य को फ्रेम कैसे किया जाता है। और कैसा लगा आपको, इसके लिए फीडबैक दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंड आई वुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू पीपल कि दैट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू रिसीव सच काइंड ऑफ फंटास्टिक चैप्टर्स। और मैं वरुण अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। गुड डे टू यू।